नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। हरीता हारम, पौधों से बुरा हाल अकलियतों का, दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की कोशिश, पुराना शहर तरक्की का मुंतजर। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। नोटरी को आखिर कब रजिस्टर्ड दस्तावेजात का दर्जा मिलेगा? KCR का वादा वफा ना हो सका, अकबर ओवैसी ने तलब की हुकूमत से वजाहत। मुमलिकती वजीर दाखिला को फौरी मुअत्तल किया जाए, जान लेने के बाद मुआवजा अदा करना इंसाफ नहीं। बैरिस्टर ओवैसी की लखनऊ आमद, लखीमपुर खीरी जाने का मंसूबा। कर्नाटक में दरगाह की जियारत के लिए गए हैदराबाद के 4 नौजवान तालाब में गरकाब, लाशें दस्तयाब। सिंगूर डैम में भी भाई को बचाने की कोशिश में नौजवान की मौत। और सुल्तान शाही में रकमी लेन देन के मामूली तनाजे पर फिरकावाराना शरंगेजी की कोशिश, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 6 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में अक़लियती बहबूद के मसाइल पर ऐवान को झंझोड़ डाला। अकबर ओवैसी ने कहा कि हरीता हारम प्रोग्राम के पौधों से बुरा हाल अक़लियतों का है। अक़लियतों के साथ कब तक नाइंसाफी होती रहेगी? अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती बहबूद से मुतालिक 804 GO जारी करने का जिक्र किया और कहा कि अब तक इन पर मौसर अमलावरी नहीं हुई है, ना तो फंड जारी किए गए। बैरूनी स्कॉलरशिप के मसले पर भी अकबर ओवैसी ने ऐवान को झिंझोड़ा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तबाह हो रहा है, नया वक्फ बोर्ड फौरी तश्कील दिया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि SC ST के तर्ज पर मुसलमानों को मराद फराहम करने का वादा किया गया, लेकिन उस पर भी अमलावरी नहीं हुई है। अकबर ओवैसी ने कहा कि EWS तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 8 लाख रुपए हद्दे आमदनी रखी गई। इसी तरह SC ST BC और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी 8 लाख हद्दे आमदनी रखी जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल इख्तियार देने का वादा किया गया था, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। क्या वक्फ जायदादें खत्म होने के बाद जुडिशियल इख्तियारात दिए जाएंगे? उन्होंने बैंक से मरबूत कर्ज के लिए नई दरखास्तें तलब करने का भी मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने अक़लियतों से मुतालिक कई अहम मसाइल को ऐवान असेंबली में रखा। Many of our demands were accepted by the Honorable Chief Minister Sahab, for which numerous times I have come on record and I have thanked him. For instance, when I talk about the Shadi Mubarak scheme, it was a representation made by the MIM which the Honorable Chief Minister Sahab had accepted। और इस मैं ये कहना चाहता हूं कि शादी मुबारक से काफ़ी मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, गरीब बच्चियों की शादियां हो रही हैं। न सिर्फ शादी मुबारक, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अनीसुल गुरबा के लिए ज़मीन दी चीफ मिनिस्टर साहब ने,
और न सिर्फ अनीसुल गुरबा को जमीन दिया बल्कि उसकी तामीर के लिए फंड्स जारी किए, लेकिन तामीर आधी होकर आज आधी पर रुकी हुई है। और भी पैसा देना है और मुझे यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब जरूर रिलीज करेंगे और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तेलंगाना इस्लामिक सेंटर के लिए हमने मुतालबा किया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको भी कबूल किया। फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए भी हमने मुतालबा किया था मजलिस की जानिब से ऐवान में खड़े होकर, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको भी कबूल किया। हम उसके लिए भी बार बार उनका शुक्रिया अदा करते रहे हैं और करेंगे कि काफी मुस्लिम बच्चे आज बाहर जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब हम ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो हमने बार बार मुतालबा किया था कि ओवरसीज स्कॉलरशिप में जामे निजामिया की डिग्रीज को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज किया गया है। जब आप उन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करे हैं तो मास्टर्स करने के लिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मक्का, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना या फिर जामे अजहर में अगर जाना चाहते हैं तो उनको भी उसमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको भी सिलेक्शन देना चाहिए। लेकिन आज तक वो चीज पर अमल नहीं किया गया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जब हमारे कई मुतालबात को हुकूमत की जानिब से कबूल किया गया था तो उसमें एक बहुत बड़ा मुतालबा हमने हमारी पार्टी की जानिब से मैंने इस ऐवान में किया था कि मुसलमानों की पसमानदगी को देखते हुए मुसलमानों को एससी और एसटी के बराबर उनको मराद देनी चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससीज एंड एसटीज। जब सारे आदाद शुमार पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में खड़े होकर कहा, ऐलान किया कि हां मुसलमानों को भी एससी एसटीज के बराबर जितने भी मराद हैं वो दिए जाएंगे, नॉन स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन आज भी वो मराद, वो बेनिफिट्स पूरे नहीं दिए जा रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील देनी जरूरी है क्योंकि उसकी मियाद खत्म हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, 3 से 4 महीने वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए होते हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद एमएलएस की भी और एमएलएज और एमएलसीज का भी एक नुमाइंदा वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, लेकिन आज तक भी वो नुमाइंदा वक्फ बोर्ड में नहीं है। एमपीज की जानिब से भी एक नुमाइंदा होना है वक्फ बोर्ड में, लेकिन आज भी वक्फ बोर्ड में वो नुमाइंदा नहीं है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि वक्फ बोर्ड इज कमिंग टू एन एंड इन February 2022। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए जो भी ड्यू प्रोसेस है उसका आगाज करें और वक्फ बोर्ड की तश्कील का काम को आगे बढ़ाएं। Sir, few days back we had a discussion on Harita Haram. Sir, the expenditure on Harita Haram was given to me, and the total expenditure from the year 2014 till 2021-22 till 24/9/2021 has been 6,555 crores. 6,555 crores. 548 crores सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हम मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का हाल पौधों से भी बदतर हो गया है? झाड़ों और पौधों से बदतर हाल हो गया है हमारा, कि झाड़ों और पौधों पर खर्च करने के लिए पैसा है हुकूमत के पास, लेकिन मुसलमानों पे जो खर्च होता है वो हरीता हरम, झाड़ों और पौधों से भी कम पैसा है। मैं अपनी तकलीफ को बयान कर रहा हूं, मैं अपने दुख को बयान कर रहा हूं कि आखिर कब तक नाइंसाफी होगी, कब तक नाइंसाफी होगी? क्यों नहीं हमको इंसाफ दिया जाता? क्यों नहीं हमको बराबर का शहरी नहीं माना जाता? क्यों नहीं हमको भी हक दिया जाता? क्यों नहीं हमको इस रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाया जाता? क्यों नहीं हमको भी एहसास दिलाया जाता है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो? हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है स्पीकर साहब,
मुसलमान इस मुल्क में, इस रियासत में दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। हम बराबर के शहरी हैं और बराबर का हक मांग रहे हैं। और बराबर का हक मांगना क्या गुनाह है? जब मैं ओवरसीज की बात करता हूं सर बीसी, एससी एंड एसटी में फॉर द ईयर 2021 के भी एप्लीकेशंस आ गए हैं, बुला लिए हैं। लेकिन माइनॉरिटीज में सर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है 2020 में सिर्फ एक ही वक्त बुलाए, एप्लीकेशंस बुलाए, लेकिन उसके बाद और एक वक्त बुलाना था, 20 में नहीं बुलाए, 21 में भी बुलाना था, नहीं बुलाए, अब तक एप्लीकेशंस तक नहीं बुलाए हैं सर। और पुराने अमाउंट भी देना बाकी है। सिर्फ 2019 में बुलाए एक वक्त लास्ट, और 2020 में एक वक्त बुलाए। कितने पेंडिंग है? आई हैव द डिटेल सर। ओवरसीज स्कॉलरशिप में बच्चों के कोर्स खत्म हो गया, 1 साल का कोर्स था साहब, कोर्स खत्म हो गया, वापिस आ गए, सैंक्शन हुई लेकिन अमाउंट रिलीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप अगर नहीं देना है तो बोल दो नहीं देते, लेकिन एक झूठी आस, एक झूठी उम्मीद क्यों देते हैं उनको सर? और आप देखिए अगेन एससी और एसटी कॉर्पोरेशन में जीआरई, जीमैट, टोफल के लिए ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं। क्या माइनॉरिटी में जीआर और जीमैट और आइल्स के और टोफल की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या सेंटर्स हैं आपके? नहीं हैं, नहीं देते हैं। व्हाट आर द ऑफिशियल्स डूइंग, आई वांट टू नो। जब एससी, एसटी और बीसीज के पास रेजिडेंशियल कोचिंग के स्टडी सर्कल्स है, तो माइनॉरिटीज के पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं करते ये काम? चीफ मिनिस्टर साहब से कोई शिकायत नहीं है। जब भी हम कोई भी बात उन तक पहुंचाते हैं वो बराबर उसको करते हैं, लेकिन आज ओहदेदार नहीं कर रहे हैं। ये शिकायत लेकर मैं आज यहां खड़ा हूं। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? एससी and tribal and BC welfare department are implementing schemes for providing financial assistance to law graduates belonging to these communities by the way of reimbursement and enrollment fees, purchase of law books and furniture and stipend for 3 years. क्या minorities को दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे हैं सर। किताब खरीदने को पैसे दे रहे हैं? क्या स्टाइपेंड दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं। कब देंगे? कब तक चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़ा अफसोस होता है सर। लोगों को दिखता है कि अकबर साहब गुस्से में आ रहे हैं, अकबर साहब लड़ते हैं। अरे मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं चीख रहा हूं, मैं चीख रहा हूं तो मेरे बच्चों के हक के लिए। वो जो 70 बरस से नजरअंदाज हुआ, 70 बरस से अपने हक से महरूम हुआ, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं, अपनी जात के लिए नहीं। लेकिन कब मिलेगा हक, यह सवाल है। कौन देगा हक, यह भी सवाल है। वी हैव इनकम सीलिंग ऑफ 8 lakhs per annum for EVMs, for EWS, economically weaker section, among the OCs, that is upper caste, and we have income ceiling of rupees 1.5 lakhs annum in rural areas and rupees 2 lakh per annum in urban areas for various welfare and educational schemes and rupees 5 lakhs for overseas scheme. Sir, is this not a pure discrimination against SC, ST and BC and minorities? Is it or not, sir? Who suffer from educational and social economic backwardness as persons from these communities just above the lower income ceiling are denied the benefits of welfare and other schemes. Most of the government employees, contract staff, outsourcing employees today have salaries which are much to rupees 2 lakhs per annum ceiling, sir. 2 lakh की है साहब उनकी तनख्वाह, उससे बढ़कर है. So EWS, other caste, government employees, son can apply for a reserve job if his family income is below 8 lakhs. If his family income is below 8 lakhs. But a son of another government employee's son can be denied the opportunity if his income is above 1.5 and 2 lakhs. Is it right or wrong, sir? Sir, this needs to be corrected, sir. Sir, in this backdrop, I request the Honorable Chief Minister Sahab and the government to revise the income ceiling to rupees 8 lakh across the state
for all categories, SC, STs, BCs and minorities for availing the various educational and economic development and welfare schemes being implemented by the welfare department. I come on the subject which I have been screaming and shouting about from years, sir. That is Waqf Board, sir. Waqf Board. Waqf Board तबाह बर्बाद हो रहा है सर. सर वक्फ बोर्ड कैसे चल रहा है मालूम सर आपको? ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये बड़े पहाड़ की दरगाह, जहांगीर पीरा की दरगाह, दरगाह यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह, और फिर बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह, यहां पे जो हुंडियां रहते हैं ना साहब, वो हुंडियों में जो पैसा आता है वो कितना है मालूम सर आपको? एवरी ईयर 7 करोड़ आते हैं. वक्फ बोर्ड का एनुअल बजट कितना है मालूम साहब आपको? 9 करोड़. अगर हुंडियां बंद हो गए तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा. हुंडियों से आ रहा है. और सर आपको मालूम होगा वक्फ बोर्ड की इतनी जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड का किराया कितना आता है सर? 1 करोड़ या 1.5 करोड़. सर 25 बरस 50 बरस से किराया बढ़ा नहीं, किराया लाए नहीं, किराए के लिए कुछ नहीं करे. क्या कर रहा है बोर्ड? सर अगर सही तरीके से किराया रिन्यू कर देंगे ना सर, तो 5 से 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ किराए में आ सकते हैं. लैंड जो इनके हैं उसको अगर डेवलप करेंगे तो 8-10 करोड़ रुपए किराया आ सकता है. लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते. कितने लैंड है सर वक्फ बोर्ड के? लाइन ऑफ लैंड है सर, लेकिन क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं करते. क्या है बताइए सर आप? अरे वक्फ बोर्ड किसके लिए है? चैरिटी के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, बीमारों की इलाज के लिए है. लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट कर खा रहे हैं सर. वक्फ बोर्ड पूरा तबाह बर्बाद हो गया सर. आज वक्फ बोर्ड को बंद करें. बंद करने के बाद क्या हुआ सर? खोल दिए, फिर लूटम लाठी जारी है. गुट्टाला बेगम पेट की दरगाह की जमीन चले गई, चंगी चिल्ला के पास चले गई, चल्लापल्ली में चले गई, मीर मोमिन चुक की दरगाह की जमीन उप्पल में चली गई, बड़े पहाड़ की दरगाह की जमीन चले गई, मेदक डिस्ट्रिक्ट में चला गया, निजामाबाद में चला गया, मुसराय मुसाफिरखाना चला गया, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन चले गई, हजरत शाह राजू खत्ताल की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मिटपल्ली में चले गई, अली साद आशुर खाने की जमीन चली गई. सब चले जा रहे हैं सर. सर हमको कुछ नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीनें हमको दे दीजिए, हमको काफी है, हम अपनी जमीनों के जरिए कर सकते हैं. और अफसोस के साथ कहना पड़ता है 50% से ज्यादा जमीन पर अगर किसी का क्लेम है एनक्रोचर के कॉलम में तो वो गवर्नमेंट है. सर ये किसी की जागीर नहीं, ये मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं. ये अल्लाह की अमानत है. मुसलमानों के लिए है, बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, गरीबों के लिए है, बीमारों के लिए है, तालीम के लिए है, खुशहाली के लिए है. लेकिन लोग लूट रहे हैं और खा रहे हैं जमीन को. लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं. क्या आप नहीं देंगे वो जमीन? हुकूमत में आने से पहले लड़े, हुकूमत में आने के बाद अनजान, खामोश. अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन बिल्डिंगों को निकाल दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो माइक्रोसॉफ्ट को फेंक दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईमार को हटा दो. मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो हमारी जमीन है तो उसके बराबर की कहीं खुली जमीन, उतनी नहीं तो सही कम से कम उसकी आधी या आधी की आधी दे दो. ले लेंगे, या कुछ किराया दे दो हमको, वो भी ले लेंगे. लेकिन वो भी नहीं. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुराना शहर तरक्की का मुंतजिर है. पुराने शहर की तरक्की पर हुए मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कायदे मजलिस ने कहा कि पुराने शहर में 10,000 करोड़ रुपए के काम जारी हैं. SRDP दूसरे मरहले में मजलिस के तजवीज़ करदा कामों को शामिल करें. पुराने शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में सड़क की तोसी के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी करें. मक्का मस्जिद, निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल, लाल बाजार, चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के काम जल्द किए जाएं. अकबर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल कब आएगी? मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में पुराने शहर को शामिल नहीं किया गया. अकबर ओवैसी ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर की जाए. उन्होंने कहा कि नहीं मालूम कब तक जिंदा रहूंगा,
20 साल की उम्र में ऐवान में आया था, तब से मसाइल उठा रहा हूं। ये कब पूरे होंगे? उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वह घंटों बात नहीं कर सकते, लेकिन पुराने शहर और यहाँ के अवाम की तरक्की ही मेरा ख्वाब है। सर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर वक्त इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही है पुराने शहर के लिए, लेकिन आज ये स्टेटमेंट को देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि मजलिस क्या कर रही है और टीआरएस की हुकूमत क्या कर रही है और क्या करने का इरादा रखती है पुराने शहर के लिए। और ये डिटेल रिपोर्ट, मैंने समझता हूं कि कभी भी ऐसी रिपोर्ट आई, हम बार बार मुतालबा करते रहे कि पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। हम याद करते थे राजशेखर रेड्डी साहब को कि उन्होंने 2,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए दिया था, लेकिन जब ये किताब को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पुराने शहर में 10,000 करोड़ के काम होने वाले हैं या जारी हैं या तकमील होंगे। मैं इसके लिए मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में मिनिस्टर साहब ने तफसील पेश की और कहा कि ओवैसी जंक्शन बहादुरपुरा और ये सारे नलगुंडा क्रॉस रोड, ओवैसी रोड ओवर ब्रिज फलकनुमा और फिर शास्त्रीपुरम आरामगढ़ के ताल्लुक से पहले कहा कि 1,545 करोड़ में यह काम होगा। तो मैं स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की तफसीलात तो मिनिस्टर साहब ने दी हैं। मैं फेज 2 के लिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि फेज 2 में भी आप ओल्ड सिटी को बराबर का उसका हक दें। चारमीनार पेडेस्ट्राइजेशन की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो ऑल्टरनेट रोड्स, पैरेलल रोड्स और रिंग रोड्स को कंप्लीट करना होगा। चारमीनार के अतराफ पैरेलल रोड्स, रिंग रोड्स, ऑल्टरनेट रोड्स अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। और फिर उसके बाद चारमीनार सिर्फ एक टूरिस्ट का स्पॉट नहीं है, हमारे हैदराबाद की पहचान ही नहीं है, बल्कि चारमीनार मैं कहूंगा कि एक ओल्ड सिटी का इकोनॉमिक जोन भी है। तो आप उस इकोनॉमिक जोन को डिस्टर्ब नहीं करते हुए उनको आप दूसरी जगह पर, जैसे हमने प्रपोज किया था सालार जंग म्यूजियम के सामने 2 ब्रिजेस डालने के लिए, 0 जारी हुआ, लेकिन आज तक उसके ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं हुए, उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मैं दरखास्त करूंगा कि जल्द अज जल्द आप उस काम को भी कंप्लीट कराइए। लाड़ बाजार का जो एरिया है वहां पे चंडीगढ़ को हमारे एमएलए बलाला साहब गए थे, जाकर देखे। सर, चंडीगढ़ में सुनेरी गुरुद्वारा का जो पैसेज है वो अच्छा हो गया। चांदनी चौक दिल्ली की बदल गई, कैनॉट प्लेस दिल्ली का बदल गया, अब लाड़ बाजार भी अपने बदलने के इंतजार में है। केटी रामाराव साहब ने वादा किया था कि हम करेंगे, जरूर इसको लेंगे, चेंज करेंगे। वादा किया कि पुराने शहर फत्तरगट्टी को इस्तंबुल बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द अज जल्द इसको लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर चारमीनार की वो खूबसूरती, चारमीनार की वो अजमत को हमको बहाल करना होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप चारमीनार पेडेस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को लेंगे। और मेरी पार्टी की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुतालबा किया गया है। मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि हमारी पार्टी ने जो मुतालबा किया है, हमारी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, हम उस पर हैं, लेकिन उसके साथ मैं कहूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की जो अजमत है उसको बचाते हुए अगर नया इजाफा होता है तो बहुत अच्छा होगा। बस हमको दवाखाना होना है और दवाखाना उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर कीजिए। और उसके साथ ही साथ सर, मक्का मस्जिद के सामने निजामिया तिबी कॉलेज है। मैंने जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था सर, तो तेलंगाना बनने से पहले 6 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। वो निजामिया तिबी कॉलेज की बिल्डिंग भी आज बिल्कुल कमजोर हो रही है, पानी टपक रहा है, गिर रहे हैं। सर, यूनानी मेडिसिन उर्दू मीडियम का एक ही कोर्स है, खुदारा उसको बचा लीजिए, उसको खत्म होने ना दीजिए। हमारी आपसे यह दरखास्त है। मेट्रो रेल के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि फर्स्ट फेज में आप लेंगे नए पुल से होते हुए और पुराने शहर में जाएगा फलकनुमा तक, और सेकंड फेज में
मुझसे वादा करे थे कि अकबर साहब सेकंड फेज में हम मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल से होता हुआ बल्लागोड़े से लेते हुए पीछे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाएंगे। सेकंड फेज में भी नहीं है। आप मेट्रो ट्रेन लाइए सर, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। लोग हमको पूछ रहे हैं, जब मैंने एक एलिनेशन का एक ड्राइंग दिया था सर, तो उस वक्त बोले कि अकबर साहब मूसी में से नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या है, मूसा नदी में आज मेट्रो के स्टेशन बन गए। हम एलिनेट करने के लिए ड्राइंग्स और रूट देते हैं तो बोले कि एनवायरमेंट क्लियरेंस होना पड़ता है। हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट क्लियरेंस, और उनको डालना है तो कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। यह कैसी नाइंसाफी है बताइए। ये वो पुराना शहर जिसको ये कहा जाता है कि यहां ये मोतियों का शहर है, ये हीरे का शहर है, ये पुराना शहर आज मुंतजर है अपनी तरक्की के लिए, मुंतजर है अपनी खुशहाली को देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजर है स्काईवेज को देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजर है हाईटेक सिटी की तरह टावर्स को देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजर है मूसा नदी की गंदगी के खात्मे को देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजर है नया उस्मानिया हॉस्पिटल देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजर है निजामिया तिबी कॉलेज की अजमत को बहाल होते हुए देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजर है मक्का मस्जिद के काम जो तामीर का खत्म होने पर। पुराना शहर मुंतजर है कि आप जरूर पुराने शहर को बना देंगे इस्तांबुल, और बना देंगे खूबसूरत और खुशहाली लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर में भी जो जो इश्यूज मैंने उठाए हैं, उन इश्यूज पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करते हुए बराबर जवाब देगी और जरूरी इकदाम उठाएगी। वजीर बल्दी नज़्म केटी रमाराव ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल लाने के वादे पर हुकूमत पाबंद अहद है। मुख्तसर मुबाहस का जवाब देते हुए उनका कहना था कि कोविड की वजह से माशी हालात खराब होने की वजह से ताख़ीर हुई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल की पेशरफ के सिलसिले में कमेटी उनकी सदारत में तश्कील दी गई। KTR ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल बराबर दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालीम से मुताल्लिक जो मसाइल उठाए हैं उससे वज़ीर तालीम को वाकिफ कराया गया, इसकी यकसुई की जाएगी। KTR ने कहा कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज्यादा काम नहीं लिया गया। पत्थरगट्टी, लाड़ बाजार, मुर्गी चौक, चार मीनार, पैदल राहरू प्रोजेक्ट, मीरालम टैंक जैसे प्रोजेक्ट की कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी जाएगी और फंड्स भी जारी किए जाएंगे। कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने नोटरी की जायदादों के रजिस्ट्रेशन का मसला भी असेंबली में उठाया। कायदे मजलिस ने कहा कि असेंबली के साबिक़ा इजलास में जब उन्होंने इस मसले को उठाया था, वज़ीर आला ने कहा था कि जितने भी नोटरी के दस्तावेजात हैं उन्हें रजिस्टर्ड दस्तावेजात तस्वुर किया जाएगा। इस ऐलान को हुए 2 साल हो चुके, लेकिन अभी तक इस पर पेशरफ नहीं हुई। इसी वजह से नोटरी के दस्तावेजात रखने वाली अपनी जायदाद नहीं बेच पा रहे हैं। जिनके पास नोटरी के प्लॉट्स हैं उन्हें मकान तामीर करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। अकबर ओवैसी ने कहा कि धरनी पोर्टल बनने के बाद से नोटरी के दस्तावेजात रखने वाले परेशान हैं। अगर ऐवान में किए गए वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर ऐवान का वक़ार कैसे बरकरार रहेगा। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं जो मसला इस 0 ओवर में उठा रहा हूं, ये कोई मसला नहीं है सर, बल्कि ये एक ऐलान है जिसका इस ऐवान में चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था। मैंने एक मसला उठाया था ऐवान असेंबली में साल भर पहले, जो शहर हैदराबाद का बहुत ही अहम मसला है। वो था नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करने के लिए। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में उठकर मुझसे कहा था कि अकबर साहब, आपका मुतालबा सही है और मैं ऐलान करता हूं कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट है उन नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वो ऐलान होकर 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और आज तक भी सर नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ना अपनी जमीन वो अपने घर को बेच सकते हैं, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पानी और लाइट दिया जा रहा था उसको भी काटा जा रहा है, और नए जो घर बन रहे हैं उसके लिए नोटराइज डॉक्यूमेंट पे परमिशन के लिए डाल रहे हैं तो परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। और ये नोटराइज डॉक्यूमेंट में जैसे कि हिबा देते हैं, उसमें गिफ्ट डीड देते हैं
और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर 5 बरस से उनके पास लाइट है, उनके पास अगर पानी है और वो टैक्स भी भर रहे हैं, तो आप उनको रेगुलर करिए। वादा किया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में, और आप भी सुने होंगे, उस ऐवान में सारे लोग भी सुने होंगे कि हां, हम इस नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ट्रीट करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो धरनी पोर्टल बनने के बाद में जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स हैं सर, वो परेशान हैं, ना घर बेच सकते हैं, ना कोई खरीद सकता है, ना उनको पानी दिया जा रहा है वहां पे, और नोटिस पे नोटिस। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं स्पीकर सर कि जीएचएमसी एरिया में 8 लाख प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो अनअसेस्ड हैं, असेसमेंट नहीं है उनके पास। अगर हम 3,000 रुपए में नोटराइज डॉक्यूमेंट के अगर घरों को अगर असेसमेंट कर देते हैं तो जीएचएमसी को 250 करोड़ के करीब पैसा मिल सकता है सर, और रजिस्ट्रेशन की भी पैसे मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप उनको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ले लेंगे तो 800-900 करोड़ रुपए आपको प्रॉपर्टी टैक्स से भी आ सकते हैं। ये नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप ट्रीट करेंगे, उससे आपको रेवेन्यू भी आएगा। और सर ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ने दाखिल किया है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन भी नहीं हो रहा है सर, वो पेंडिंग है बोल रहे हैं। अगर वो भी क्लियर कर देते हैं, पुराने बिल्डिंग बने हुए हैं सर, बरसों से खड़े हुए हैं, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में डाले हैं, पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज तक नहीं हो रहा है। तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जो ट्रीट करने का जो वादा किया, वो वादे को पूरा करिए। स्पीकर साहब, आप भी गवाह हैं कि आपकी मौजूदगी में यह वादा किया गया, हाउस में वादा किया गया, लेकिन हाउस में किए गए वादे अगर वफा नहीं होते तो फिर कौन से वादे होंगे? फिर इस हाउस की अहमियत क्या रहेगी? हमारी डिग्निटी क्या रहेगी इस हाउस की? जो ऐलान हाउस में हुआ वो आज तक भी नहीं हुआ, तो इसको करिए, मैं आपसे दरखास्त करता हूं। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मिलिट्री इलाकों में तरक्याती कामों में होने वाली रुकावटों पर तवज्जो दिलाई। इसके अलावा उन्होंने निजाम दौर के फौजियों के मकानात को बाकायदा बनाने के हुकूमत के वादे को भी याद दिलाया। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर जो मिलिट्री जो बॉर्डर्स है, करीब कई मरतबा इसी हाल में और रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट की नॉलेज में कई मरतबा लाया गया। जो आर्मी वाले जो करीब में लंगरौज के आसपास में जो इलाके हैं, चाहे वो रामदेगुड़ा हो या इब्राहिम बाग हो या गोलकुंडा हो या टोली चौकी, और इन इलाक़ों में जो नए मकानात तामीर होते हैं, उन तमाम मकानात को रोक दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से इन मकानात को जीएचएमसी को पार्टी बनाकर नोटिस दिया जा रहे हैं। और मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूँ साहब, पिछले 1.5 साल पहले गोलकुंडा सालेनगर कंचे के अंदर कई 15 से 20 मकानात को अपने अंडर में लेकर फेंसिंग किया गया, और हद तो ये हो चुकी सर, जो बुल्कापुर नाला आता है वो नाले को भी डाइवर्शन करने की वजह से खास तौर से टोली चौकी और इन इलाकों में काफ़ी पब्लिक को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ आपके जरिए हुकूमत को, जो कई सालों से आर्मी के अंदर लड़कर जो हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़े, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स, जो चाहे हैदराबाद के अंदर 5 मकामात के लिए कई मरतबा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और कई मरतबा यहाँ की गवर्नमेंट को भी आगाह किया, वो रेगुलराइज करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। स्पीकर साहब, मौजूद रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन साहब को नोट किया गया। अध्यक्षा, अभी श्रीनिवास यादव साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया केटीआर साहब की सदारत में कमेटी फॉर्म की गई है, जरूर जो इश्यूज है उससे जरूर हल करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि एचएमडीए के तहत हाल ही में कोकापेट अराजी के ऑक्शन की तफसीलात को हैक किया गया। उन्होंने कहा कि धरनी की तफसीलात भी अगर हैक हो जाती हैं तो काफी मसाइल पैदा होंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में शहर की मुख्तलिफ झीलों, तालाबों और नालों के तामीरी कामों पर भी हुकूमत से वजाहत तलब की है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना था कि जिस तरह से जिन झीलों का यहाँ पर तस्करा किया गया है और 48 झीलों को मुकम्मल करने की बात कही गई है, इसमें पुराने शहर के अतराफ अकनाफ की कितनी झीलें हैं? 127 झीलों को तरक्की देने के लिए जिनकी निशानदही की गई, इसमें भी पुराने शहर की कितनी झीलें शामिल हैं और उसके नाम दिए जाएं। अकबर ओवैसी ने कहा कि तमाम झीलों की नई हिसारबंदी होनी चाहिए और इस सिलसिले में ताज़ा एलामिया जारी किया जाना चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि मीरालम टैंक की तरक्की से मुतालिक प्रोजेक्ट को कब मुकम्मल किया जाएगा। अकबर ओवैसी ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि हालिया बारिशों से 185 झीलों के में जिमला 120 तालाबों में शिगाफ पड़ा है। इस बारे में हुकूमत क्या कर रही है? उस्मान नगर में मुसलसल पानी के जमा होने के मसले पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई और कहा कि मुताल्लिका वजीर को इस सिलसिले में उनके साथ उस्मान नगर का दौरा करना चाहिए। 185 लेक्स में से 127 लेक्स आइडेंटिफाई हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 48 लेक्स का काम मुकम्मिल हो चुका है। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इन 48 जो लेक्स मुकम्मिल हुए हैं, इसमें पुराने शहर के अतराफ व अकनाफ के कितने लेक्स हैं जो मुकम्मिल हुए हैं, और जो 185 में से 127 लेक्स को आइडेंटिफाई करे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो पुराने शहर के अतराफ व अकनाफ के कितने ऐसे लेक्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें है, तो कौन से हैं उसका नाम दें। और स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास है शहर में, जिसको हम टैंक बंड के नाम से नौजवान नस्ल जानती है और जिसको हम हुसैन सागर कहते हैं, तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि हुसैन सागर कितने एकड़ या कितने हेक्टर्स पर था और आज कितने उस पर है, और उसका एक्चुअल FTL क्या था, एक्चुअल बफर जोन क्या था। मैं मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो नेकलेस रोड आई है, क्या ये लेक में है या ये FTL में थी या ये बफर में है, एक। और फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि IMAX और दूसरे फूड कोर्ट्स है, तो क्या ये फूड कोर्ट्स, ये IMAX और दूसरे रिक्रिएशन के जितने भी हैं, क्या ये लेक में है या ये FTL में है या बफर में है। अब जितना भी लेक बचा हुआ है उसको if required and if needed we need to fix new boundaries like new FTL, taking into consideration the रेन वाटर जो फ्लो जो आ रहा है उन तालाबों में, उसको लेते हुए, and a fresh notification needs to be issued, sir. And once and for all, we need to address this issue. Because what is happening, sir, because of not acting upon these issues, many court cases are pending in the Honorable Court. And Honorable Court is passing orders and judgments. What is happening, sir, कि आबादियां बस गई हैं, तो हमको ये देखना है कि जहां आबादियां बस गई हैं, जहां पे घर आ गए हैं, जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसमें अगर उसकी वजह से अगर वाकई में तालाब और आबादियों को नुकसान हो रहा है, तो हमको वहां पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो नए बाउंड्रीज को फिक्स करते हुए आबादी वालों को किस तरीके से नुकसान ना हो, उस पर देख सकते हैं। स्पेशल कमिश्नर मुकर्रर किया जाएगा और हर झील के लिए अलग मास्टर प्लान होगा। 31 STP के मुंजिमला 25 STP झीलों के पास होंगे। KTR ने कहा कि अब तक झीलों पर हुए कब्जों की बर्खास्तगी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा कि JHMC के अरकान असम्बली और वज़रा के साथ इजलास तलब करते हुए तमाम मसाइल का तफसीली अहाता किया जाएगा। सीवरेज आज हैदराबाद में आता है एवरी डे, अबाउट 1600+ MLD, million liters per day, will be treated in the next 2 years. Right now we treat about 772 MLD, sir. But with these sewerage treatment plants, we can go to 100% in the next 2 years. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అధ్యక్ష అంటే, కృష్ణారావు గారు అడిగారు, మరి सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ఎక్కడ పెడతారు? अभी जो 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने हैं, इसमें 25 आपके लेक पे आएंगे, ताकि वो लेक भी क्लीन रहे, आपका नाला भी साफ रहे और जो पानी नीचे जाएगा मूसी में वो भी साफ रहे। इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर लेक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that a lake protection committee is formed and no further encroachments. Whatever encroachments have happened, we have to deal with it. We have to deal with them in a humane fashion, like you pointed out. क्योंकि जो लोग आए बस गए,
अब कोई गरीब आदमी ऐसा होगा जो आके एक नाले के पास या एक तालाब के पास अपना घर बसा के रहता है, तो उनको भी एक ह्यूमेन तरीके से देखा जाए। आपने जो कहा मैं भी सहमत हूं। इसलिए एक काम करते हैं अकबर साहब, क्योंकि अभी 25 मिनट तो इसी में हो चुके हैं, अगर स्पीकर सर एग्री करेंगे और आप एग्री करेंगे और सिटी के एमएलए एग्री करेंगे, परसों, कल छोड़ दीजिए, परसों यहीं पे असेंबली में एक मीटिंग लगा लेते हैं। ऑल सिटी एमएलएस कैन जॉइन अस एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल सिटी एमएलएस विद इन जीएचएमसी इंक्लूडिंग ऑनरेबल मिनिस्टर। कायदे मजलिस ने वक्फे सवालात के दौरान कहा कि मच्छरों की कसरत पाई जाती है, इसी वजह से डेंगू का फैलना बात से तशवीश है। अकबर हुसैन ने हुकूमत से कहा कि डेंगू और दूसरे वबाई अमराज को संजीदगी से लेना चाहिए। बच्चों से हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बस्ती दवाखानों और पब्लिक हेल्थ सेंटर को और भी मुस्तहकम बनाया जाए। अकबर हुसैन ने आरोग्यश्री के मरीजों को खानगी दवाखानों में शरीक न करने पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। Through you, which I would like to bring to your kind notice is that we have Basti Dawakhanas, we have primary health centers, sir, but all the staff of this Basti Dawakhana or primary health centers are occupied and busy with COVID vaccination, sir. Because of that, sir, the patients are going to the primary health centers, but there is no availability of a doctor there. Medicines are not being provided. और सर मच्छर इतने ज़्यादा हैं सर, बिलखुसूस ये टोली चौकी, हकीम पेट, पुराना शहर के एरिया में, कि अगर आप घर से बाहर निकल के अगर बैठते हैं, मुंह खोले तो उसमें चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या हम कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर। और मिनिस्टर साहब बोले कि नहीं करे वोलकर साहब, और अगर मैं गलत हूं तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूं कि नीलोफर हॉस्पिटल में 1400 बेड्स है, उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है सर? सर 1400 बेड्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड एंड पेशेंट्स बाहर खड़े हैं, बच्चे हैं सर, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड लास्टली सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इज दैट सर, कि डेंगू इज स्प्रेडिंग एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग व्हाटसएवर अमाउंट दे वांट टू चार्ज। तो इसके ऊपर भी कुछ कैप लगाइए सर, क्योंकि लोग गरीब बहुत परेशान हैं। एंड आई हैव और एक इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा सर, इफ आई एम रॉन्ग आई विल बी करेक्टेड सर। Sir, the D2 variant which is creating havoc in Uttar Pradesh is to be more deadly, as it can send the patient in a state of shock, leading to hemorrhage and multiple organ failure, especially in younger children, sir. The Telangana Health Department, however, claims no D2 variant cases have been reported yet, though there have been several cases of prolonged fever or medical call कुछ उसका ओरिजिन अमंग सेवरल पेशेंट्स, और प्रोलॉन्ग लंबी बीमारी रह रही है साहब इसमें। और एक साहब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास 1-2 केसेस आए थे साहब कि ये उसको जो लंबा उनको जिसमें इन्फ्लेमेशन इन हार्ट मसल्स होता है सर, वायरल फीवर। तो ये इसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि इसको सीरियस लीजिए और जो हो सकता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। मासूम बच्चे बहुत बीमार हैं, दवाखाने भरे पड़े हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को थोड़ा स्ट्रांग करिए। वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेंगू को भी हमको देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना में कोई भी D2 वेरिएंट केस दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है। हरीश राव ने कहा कि आरोग्यश्री में डेंगू का इलाज भी शामिल है। हरीश राव ने अकबर ओवैसी के मुतालबे पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां के मसाइल की एक सोई करें। अकबर भाई साहब जो बताए, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, आई कैन नॉट डिने, बट लेकिन ये इस वास्ते हम बताए, व्हेन वी कंपेयर विथ 2018 एंड व्हेन वी कंपेयर विथ 2019, the spread is less. That's what the government wants to say. And as you said, comparatively last year से तो ज़्यादा है, because last year because of COVID पूरा लॉकडाउन थे, लोग पूरा घर में रहने से last year डेंगू और मलेरिया का बहुत कम केसेस हुआ. But comparatively when we see in the year 2018, 6,362 cases, in the year 2019, 13,361 cases हो रहा था.
ये साल में आप जो बता रहे थे कि 3,144 अभी केसेस है बोल के बताए, हमारा पास जो आज के तारीख तक है 4,694, इवन लिटिल मोर। आई एग्री विथ यू। सो लेकिन ये बताना चाहते हैं उतना वाइड स्प्रेड तो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से वेरी सीरियसली गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी शॉर्टली वी विल हैव ए कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद GHMC ऑफिसर्स। ये डेंगू फीवर को अरेस्ट करने के लिए जो कुछ भी मेजर्स लेना है इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से और GHMC के तरफ से जॉइंटली हम एक प्रोग्राम लेके इसके ऊपर पूरी तरीके से हम गौर करेंगे। और ये भी आप बता रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा चार्ज कर रहे, डेफिनेटली वी विल रिव्यू दिस and we will try to take all measures to control the private hospitals who are charging more on dengue. And about D2 variant, आप जो बता रहे कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो अपने पास भी थोड़ा prolonged fever में कुछ इसका हो रहा क्या बोल के आप पूछ रहे थे। ये इसके बारे में भी हम ज़रूर गौर करेंगे, इसके ऊपर भी एक रिव्यू करके जो कुछ भी करना है हम करेंगे। जो वैक्सीन के बारे में PHC और बस्ती दवाखाने के स्टाफ उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी PHCs को स्ट्रेंथन करके इफ रिक्वायर्ड, थोड़े जिले में तो केसेस बहुत ही कम है, वी विल डेप्यूट द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड विल टेक ऑल मेजर्स टू कंट्रोल दिस। और ये डेंगू के बारे में आरोग्यश्री में भी ये कवर हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर हम उन लोगों को बता के डेंगू के लिए आरोग्यश्री में ट्रीटमेंट करने के लिए we will also review the private hospitals. It is there, they are doing. If any hospital is not doing, we will definitely instruct and monitor and will tell them to do it under Arogyasri. Thank you. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना तहजीब व सकाफत और तारीखी विरसे को नजरअंदाज कर दिया गया। वक्फे सवालात के दौरान रामप्पा मंदिर से मुताल्लिक़ सवाल पर वज़ीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रही है। पद्मश्री अवार्ड के लिए भी तेलंगाना को नजरअंदाज किया जाता है। इस सिलसिले में कई बार नुमाइंदगी के बावजूद कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंच गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी और योगी हुकूमत जान लेने के बाद मुआवजे की अदायगी को इंसाफ समझती हैं। उन्होंने लखीमपुर खेरी वाक़े को मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुमलिकती वज़ीर दाखिला ने हाल ही में धमकी भी दी थी, किसान जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हों उन पर गाड़ी चला देना मुजरिमाना ज़हनियत को ज़ाहिर करता है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की ठोक देने की पॉलिसी है और उसी पर पुलिस अमल कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत के तहत इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए इसकी तहक़ीक़ात करानी चाहिए। नहीं, देखिए, इससे ये बात जाहिर होती है कि सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ये समझती है कि किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाक़या हुआ है ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नजर आ रही वहाँ पर। केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, हाँ? केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे हैं, उनकी गाड़ी रौंदते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की। क्या ये मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ये सिर्फ वक्त खरीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के FIR रजिस्टर किया गया है।
ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और आप देखेंगे अगर यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो ताकि इंसाफ हो सके। ये देखिए ये लेकिन मिश्रा जी इस पद पे बैठे रहे, कैसा बैठे रहेंगे पद पे? उनको छोड़ना चाहिए ना, उनको छोड़ेंगे तभी तो इंसाफ होगा। वो तो होम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के बेटे का नाम आ रहा है और लोग उनकी गाड़ी वहां पर है और उन्होंने धमकी दी 2 दिन पहले इस तरह की ये हो सकता है, कहा करेंगे। तो ये सब चीजें हैं और ये देखिए यही तो संविधान पर भरोसा होगा, डेमोक्रेसी पर होगा तो आप इस तरह की हरकत नहीं करते। आप तो दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और जो चाहे करेंगे, किसी की जान भी ले लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जितने भी हैं वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे, उनको या तो डिटेन कर लिया गया या नजरबंद किया गया है, चाहे अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों या फिर चाहे देखिए जब कभी भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई हरकत होती है जिससे इंसानों की जान चली जाती है तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं और इंसाफ की उम्मीद दिलाते हैं। मगर क्यों रोका जा रहा है? उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। हमारा भी इरादा है, हम यहाँ पर एक टीवी चैनल कॉन्क्लेव में आए, हम भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी को ताकि उन लोगों के साथ ठहरे। भाई आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को? क्या नहीं देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? सर यूपी चुनाव जब हुआ है एक बड़े हिंसे की वारदात हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो, अब किसानों की बारी आई है। क्या यूपी चुनाव शांतिपूर्ण से कभी नहीं हो सकता? इसकी अब नहीं, देखिए ये सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज़ को बंद करना चाहती है और अगर कोई ज़्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए ये जब तक ये लोग रहेंगे, ये प्रदेश रूल ऑफ लॉ से ना चला है 4.5 साल में, बल्कि रूल ऑफ गन से चलता रहा है। वरुण गांधी कहते हैं सीबीआई डिमांड सुनना चाहिए। वो उन्हीं की पार्टी के एक सांसद हैं, जो वो खुद उनको तकलीफ हो रही है तो उनको सुनना चाहिए। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तस्लीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार मंडल के तहत तकरीबन 250 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में कदीम मलकपेट डिवीजन में मुल्क हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की बड़ी तादाद ने इससे इस्तिफादा किया। नौजवान नस्ल को नशे की लत से छुटकारा दिलाने कौमी सतह पर चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान महकमे एक्साइज और नशाबंदी की तरफ से मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन की काउंसलिंग की जा रही है। एक्साइज और नशाबंदी महकमे के एसीपी धूलपेट नवीन कुमार ने बताया कि चंद दिन कबल यह मुहिम शुरू की गई। हर दिन 30 से 40 मुतासरा बच्चों की उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की जा रही है। अब तक 300 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग की जा चुकी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों ट्रैफिक की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैदाबाद चौराहा, छावनी, साउथ जोन, डीसीपी ऑफिस, याकुतपुरे में अधूरे और जारी तामीरी कामों से भी ट्रैफिक जाम देखी गई। बाज़ औक़ात एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आई। ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। गाजीपेट वरंगल में हजरत शाह अफजल बयाबानी अल रिफाई खादरी के 170वें सालाना उर्स तकारीब का पीर से आगाज हुआ। सज्जद नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर के साथ मीडिया के नुमाइंदों को सेरोजा इन तकारीब से वाकिफ करवाया। इस उर्स के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अकीदतमंदों की कसीर तादाद गाजीपेट पहुंच चुकी है। अलहाज उमर बिन अहमद बलाला की तरफ से जाफर बिन मुबारक की NIS सर्टिफिकेट कोर्स पटियाला पंजाब में A ग्रेड हासिल करने पर शालपोशी की गई। जाफर बिन मुबारक ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो आइंदा भी बेहतरीन मुजाहरा करेंगे। वाज़ेह है कि जाफर बिन मुबारक उस्ताद सालेह खलाकी के शागिर्द हैं। इस मौके पर जाबिर खलाकी और नासिर बिन अली जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद कुश्ती एसोसिएशन भी मौजूद थे।
तेलंगाना वनपर्ती जिले की साकी नौजवान लड़की ने हैदराबाद में इंसानी हकूक कमीशन के दफ्तर से रुजू होते हुए अनोखी दरखास्त की है। या तो उसकी शादी जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है उससे कराई जाए या फिर उसे गैर तबई मौत की इजाजत दी जाए। तफसीलात के मुताबिक पूनम नामी लड़की गुज़िश्ता 2 साल से एक लड़के से मोहब्बत करती है और ये लड़का हुक्मरान जमात के सरपंच का रिश्तेदार बताया गया कि नौजवान खानदान के बुजुर्गों के दबाव की वजह से शादी से इनकार कर रहा है। लड़की का कहना है कि उसका जिनसी इस्तेसाल किया गया और उसके साथ धोखा किया गया। अब वो चाहती है कि उसे इंसाफ मिले और जिस लड़के से मोहब्बत करती है उससे उसकी शादी कराई जाए। जुबली हिल्स हबीब फातिमा नगर से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 नौजवान कर्नाटक के घोड़वाड़ी शरीफ के तालाब में गर्काब हो गए। तफसीलात के मुताबिक सैयद जुनैद खां, फहद और हैदर कर्नाटक की घोड़वाड़ी में हजरत इस्माइल शाह कादरी की दरगाह की जियारत के बाद दरगाह से मुतसिल तालाब में तैराकी के लिए उतरे थे, लेकिन चारों पानी में गर्काब हो गए। कर्नाटक पुलिस ने गौताखोरों की मदद से लाशों को निकाला है और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। महलूकीन के मकानात में गम का माहौल देखा गया। दूसरी तरफ सिंगूर डैम में भी एक नौजवान गर्काब हो गया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी के रहने वाले मोहम्मद नसीरुद्दीन ख्वाजा अपने अफराद खाना के साथ सिंगूर डैम को तफरी के लिए गए थे, जहां उनके छोटे फर्जंद मोहम्मद सैफुद्दीन पैर फिसल जाने से पानी में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए उनके बड़े भाई मोहम्मद मुख्तदर सोहेल ने पानी में छलांग लगा दी। वो पानी के तेज बहाव में अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाए और पानी में डूब गए, जबकि मोहम्मद सैफुद्दीन को बचा लिया गया और वो पानी के तेज बहाव की वजह से डैम के दरवाजों तक पहुंच गए थे, जिन्हें वहां के अमले ने रस्सियों की मदद से पानी से बाहर निकाला। मोहम्मद मुख्तदर सोहेल की लाश को पीर के दिन मनपल्ली और पलकल पुलिस ने गौताखोरों की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया है। सुल्तानशाही में रकमी लेनदेन को लेकर हुई झड़प को शरपसंदों की तरफ से फिरकावाराना रंग देकर अक़लियतों के मकानात पर हमले किए गए। तफसीलात के मुताबिक अक़लियती तबके के एक शख्स ने मेहतरवाड़ी के साकिन सूदखोर से कर्ज लिया था। कर्ज की अदम अदायगी पर सूदखोर की अक़लियती तबके के नौजवान के साथ बहस व तकरार और धक्कम पेल हो गई। उसके बाद शरपसंदों की बड़ी तादाद जमा हो गई और फिर मनसूबाबंद तरीके से अक़लियतों पर उनके मकानात पर हमले किए गए। इस दौरान अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। इतला मिलते ही डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल पुलिस की जमीयत के साथ सुल्तानशाही पहुंच गए। पुलिस ने जल्द हालात को काबू में किया। डीसीपी सौजोन ने बताया कि आपसी झगड़े को लेकर यह वाकया पेश आया। शरपसंदों की निशानदेही की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाके में पुलिस के जायद दस्तों को तैनात किया गया है। बाज़ अफराद जख्मी भी हुए हैं। शरपसंदों की तरफ से वक्फे से शहर के हालात को कशीदा बनाने की कोशिश होती आई है। पुलिस को इस सिलसिले में चौकस रहते हुए शरपसंदों पर नजर रखनी चाहिए। इस दौरान पुलिस ने शरपसंदी में मुलविस 6 मुलजिमीन अरुण कुमार, सूरज, प्यारा, ललित, विनय और गोविंद के खिलाफ दफा 307, 341, 323, 504, 506, 427 और 141 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सर, अभी जो सुल्तानशाही में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो र्यूमर्स है कि यहाँ पे कम्युनल है करके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है। क्या कैसा हुआ, क्या हुआ अभी? यहाँ 9:30 टाइम में 2 लड़के हैं यहाँ पे, एक हिंदू एक मुसलमान लड़का, दोनों फ्रेंड्स है, एक दूसरे को जानते हैं। उसकी पैसे के वास्ते कुछ उनके बीच में झगड़ा हुआ। ये सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो झगड़ा हुआ उतना ही है, इसमें कोई कम्युनल का कुछ नहीं है। यहाँ पे इमीडिएटली पुलिस भी रिएक्ट हुई, यहाँ पे पूरे पिकेट्स भी डाले और पूरे एरिया में अभी कंप्लीट नॉर्मल से। सर, थोड़े लोगों को इंजरीज आई, उसके बारे में आप कुछ केस बुक करें या फिर उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं? अभी केस बुक होगा डेफिनेटली केस, उसमें जो इंजरी हुआ उसमें उस पर केस भी डाल रहे हैं। रंगारेड्डी जिले मंचाल मंडल के कागज घाट देहात में मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हंडी से नकद रकम लेकर सारिक फरार हुए। मंदिर में खुफिया खजाने की तलाश में भी टाइल्स को हटाकर खोदने की कोशिश की गई। जराये के मुताबिक सारिकों को किसी ने हो सकता है कि मंदिर में पोशीदा खजाने की इत्तला दी, इसी वजह से फर्श के टाइल्स को निकालकर खोदने की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने क्रूज टीम कैमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज, आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। हरीता हराम पौधों से बुरा हाल अक़लियतों का है, दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की कोशिश। पुराना शहर तरक्की का मुंतजिर। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। नोटरी को आखिर कब तक रजिस्टर्ड दस्तावेजात का दर्जा मिलेगा? KCR का वादा वफा ना हो सका, अकबर ओवैसी ने तलब की हुकूमत से वजाहत। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला को फौरी मुअत्तल किया जाए, जान लेने के बाद मुआवजा अदा करना इंसाफ नहीं। बैरिस्टर ओवैसी की लखनऊ आमद, लखीमपुर खेरी जाने का मंसूबा। कर्नाटक में दरगाह की जियारत के लिए गए हैदराबाद के 4 नौजवान तालाब में गरकाब, लाशें दस्तयाब। सिंगूर डैम में भी भाई को बचाने की कोशिश में नौजवान की मौत। और सुल्तान शाही में रकमी लेनदेन के मामूली तनाज़े पर फिरकावाराना शरंगेजी की कोशिश, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 6 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।